प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों ने पहले भी क्या हुआ होगा, आप लोगों ने पहले भी क्या पढ़ा होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, वो रहता है यहाँ पर, जो रहता है ना अपना जनरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर टिश्यू, ठीक है, स्टेम सेल रहते हैं। इसकी दो खास प्रॉपर्टी क्या रहती है, दो जो रहती है वो रहती है सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन। सो जो यहाँ पर सेल्फ रिन्यूअल या डिफरेंशिएशन मीन्स जो स्टेम सेल की प्रॉपर्टी होती है कि फॉर एग्जांपल एक स्टेम सेल है, ठीक है, ये स्टेम सेल है, जब इसको दो सेल में डिवाइड होती है, एक स्टेम सेल है वो क्या करती है, पहले वाली स्टेम सेल की जगह को ले लेती है। अगर एक प्रॉपर्टी ना होती सेल्फ होने वाली तो क्या होता, एडजस्ट हो जाते, ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग हेमेटोपोइसिस हो ही नहीं सकती। जब भी स्टेम सेल डिवाइड होता है, जब भी दो में डिवाइड होता है तो ये क्या हो जाता है, सेल्फ रिन्यूअल हो जाता है। एक जो होता है वो क्या हो जाता है, अर्थात इसमें डिफरेंशिएट हो जाता है, तो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्टेम सेल की बेसिक प्रॉपर्टी, अगर किसी सेल में प्रॉपर्टी नहीं है तो वो स्टेम सेल हो ही नहीं सकता है। अब जो इसका डिफरेंशिएशन होता है ये डिपेंड करता है उसके आसपास का, एक तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर जीन है वो उसको गाइड करता है कि उसको फर्दर के साइड में डिफरेंशिएशन होना है। प्लस सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वहाँ का इन्वायरमेंट, जहाँ पर सेल चाहे बोन मैरो हो या कोई भी जगह है जहाँ पर भी स्टेम सेल बन रहा है, वहाँ पर माइक्रो इन्वायरमेंट केमिकल कंपोजिशन जो उसको क्या करता है, डायरेक्ट करता है इसको जाके फर्दर कैसे डिफरेंशिएट होगी। सो डिफरेंशिएशन टू चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो उसके जेनेटिक मैसेज, सेकंड वहाँ का माइक्रो इन्वायरमेंट जो कि वहाँ के डिफरेंट केमिकल की डिफरेंट कंपोजिशन से बनता है। अगर हम वन मैरो की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या रहता है, ग्रोथ फैक्टर, स्ट्रोमा, ठीक, करेक्टिव टिश्यू, वो सब क्या करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, वो क्या करते हैं वहाँ का माइक्रो इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस करके जो उसको क्या करता है फर्दर डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करता है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो बोन मैरो टेक्नोलॉजी क्या है, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, हमेशा चाहे बोन मैरो का सोर्स कुछ भी हो सकता है, हम उसका इन्फ्यूजन कैसे करते हैं, इंट्रावीनस, सोर्स डिफरेंट होंगे देंगे हम इंट्रावीनस से, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने बोन मैरो के लिए बोन मैरो में इंजेक्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हेमेटोपोइएटिक प्रोजेनिटर सेल टू रीस्टेबलाइज बोन मैरो फंक्शन, ठीक है, इन द पेशेंट डैमेज और डिफेक्टिव बोन मैरो। पेशेंट का जो बोन मैरो है वो डिफेक्टिव या डैमेज ड्यू टू मैलिग्नेंसी और जो भी उसका कॉज है, फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक एनीमिया, अदर कॉज में जो बोन मैरो डिफेक्टेड है उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, उसकी जगह हमें क्या चाहिए, नया हम उस बोन मैरो डालना चाहें जो क्या कर सके, नॉर्मल फंक्शन कर सके और नॉर्मल फंक्शन को स्टेबलाइज कर सके, ठीक है। अब जो हेमेटो इसका यूज हम इसमें बोथ में करते हैं, मैलिग्नेंट एंड नॉन मैलिग्नेंट कंडीशन में, दोनों में हम इसका यूज इसमें को हम करते हैं। ये एक हो गया इम्प्लीकेशन है, क्या कहाँ पर हम यूज करते हैं इसको, एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन या हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, हम दो को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, तो सबको ऑलमोस्ट सारे बैलेंस कवर हो जाते हैं, एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया, एमडीएस, क्रॉनिक माइल्ड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अगर बात करते हैं, अगर बात करते हैं नॉन हेमेटोपोइएटिक कंडीशन की हम बात करते हैं, इसमें क्या है, थैलेसीमिया, पहले एनीमिया की बात करते हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड फैलकोनी एनीमिया। तो सारे एनीमिया जो एनीमिया है जिनमें किसी डिफेक्ट कहाँ होता है, बोन मैरो में डिफेक्ट होता है, उनको हम सारे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं पीएनएच में भी इससे क्या हो जाता है, जो बोन मैरो का स्टेम सेल उसमें डिफेक्ट हो जाता है, प्रॉक्सिमल हीमोग्लोबिन यहाँ पर नहीं दिया, पीएनएच, सीवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, आप लोगों ने इम्यूनिटी में पढ़ा होगा, और देन ऑफ मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल गाउचर डिसीज। सो हम गाउचर डिसीज को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं बाय
हेमेटोपोइटिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब बेसिक जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल उसका फीचर क्या होता है, CD34 एंड CD113, लेकिन इस प्राइमरी क्या होता है CD34। इसके बाद इस पर क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता, CD38 और CD33 और B-सेल मार्कर यहाँ पर क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। बट अगर जब हमें प्रैक्टिकली हमें जब उसको काउंट करना होता है, उसको क्वान्टिफाई करना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, CD34। सो CD34 की मार्कर फॉर बोन मैरो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। CD34 बकाया तो बहुत सारे हैं, बट जो की मार्कर है वो क्या है, CD34। इसी को यूज करके हम फ्लो साइटोमेट्री और अदर थिंग्स से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है यहाँ पर करने के क्या होता है, इसको कोई सेल कैपेबल ऑफ रिकंस्टिट्यूट नॉर्मल बोन मैरो फंक्शन आर एडमिनिस्ट्रेट टू ए पेशेंट। अगर जो पेशेंट को हमने बोन मैरो इंजेक्ट किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसको नॉर्मल बोन मैरो को क्या करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, रिस्टेबलाइज करना है, ठीक है। ये जो पेशेंट की पैथोलॉजी है तो उसको क्या करना है, उसको रिमूव करके नया बोन मैरो को स्टेबलाइज करना है। अब जो सोर्स क्या हो सकते हैं, ऑटोलॉगस और एलोजेनिक। ऑटोलॉगस मीन्स जो पेशेंट है उसका अपना है, उससे जो इसको था कि फॉर एग्जांपल पेशेंट ने अपना बोन मैरो किया हुआ है, पहले से प्रिजर्व किया है, और वो उसको ऐसा ना हो उसको तो उसको फ्यूचर में यूज कर सकता है अगर उसको क्या है, उसको ऑटोलॉगस ट्रांसलोकेशन है। अब उसके बाद से सेकंड क्या है यहाँ पर, यहाँ पर सेकंड है वो क्या है, क्या हो गया, पेंडिंग पड़े हुए क्लास बोल रहे थे कि में आ गए। अब सोर्स क्या होता है इसमें, बोन मैरो, पेरिफेरल ब्लड और क्या है यहाँ पर कॉर्ड ब्लड। इसके तीन ही सोर्स होते हैं, ठीक है। सो जो पहले से जो चला आ रहा है वो क्या था हमारे पास, बोन मैरो। पहले हम बोन मैरो से ही करते थे, बाद में फिर हम उसको पेरिफेरल ब्लड से चालू किया और फॉरवर्ड हमने कॉर्ड ब्लड से चालू की है। सो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, बोन मैरो, जो पहले से चला आ रहा है उससे हम क्या करते हैं, इसमें कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब ऑटोलॉगस के अगर की फीचर देखें तो क्या होता है, क्या पेशेंट ओवन स्टेम सेल, पेशेंट के अपने वो स्टेम सेल हैं उसको उसने बाहर से नहीं लिए हैं। सेकेंड रेस्क्यू थेरेपी आफ्टर मालो एब्लेशन थेरेपी। मालो एब्लेशन मतलब जो पेशेंट का बोन मैरो है उसको हमने क्या कर दिया, वहाँ से पूरा हटा दिया है बाय कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। पूरा बोन मैरो को हमने क्या कर दिया, खाली कर दिया है, उसको पूरा एम्प्टी हो गया है। देन उसको हम क्या करेंगे, नया बोन मैरो उसमें रीस्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। सो इसको हम क्या आपको इसको बोलते हैं मालो मीन्स बोन मैरो, एब्लेशन माने खत्म करना, मालो एब्लेशन थेरेपी। अब जो यहाँ पर इम्यूनो सप्रेशन, जो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि जो भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो क्या कर, अगर हम किसी दूसरे पेशेंट का लिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, अगर हमारी इम्यूनिटी इंटैक्ट है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेशन करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि हमारा अपना स्टेम सेल से हमको इम्यूनो सप्रेशन करने की नीड नहीं होती है, इसका एक क्या है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसका थर्ड क्या, नॉट करेक्शन ऑफ इम्यूनो डिफिशिएंसी। बट अगर किसी को इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसीज है वो तो सिंस बर्थ होती है, अगर वो सिंस बर्थ है तो वो अपने स्टेम सेल को क्या यूज ही नहीं कर सकता, बिकॉज वो उसको जेनेटिक है, तो वहाँ पर उसको यूज इम्यूनो डिफिशिएंसी में नहीं कर सकते, या तो उसको फन को नहीं अनीमिया है या उस कंडीशन में उसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसका जीन सिंस बर्थ डिफेक्टेड है। सर इम्यूनो सप्रेशन, जब भी हम किसी पेशेंट का बोन मैरो हम लेंगे तो हमारे लिए क्या फॉरेन पार्टी है, हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करेगी, तो हमें जो अपनी जो फौज है, अपनी जो इम्यून सिस्टम उसको क्या करना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है। बस इन केस ऑफ ऑटोलॉगस ट्रांसलोकेशन, क्योंकि वो हमारे अपने स्टेम सेल हैं तो हमें क्या नहीं करना पड़ता, उसको इम्यून सप्रेस करने की नीड नहीं होती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। फाइनल क्या है, इसको ट्यूमर रिलेप्स। यहाँ पर
ट्यूमर भी क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पर जो आपने लिया है अगर उसमें म्यूटेशन है तो वो यहाँ पे आ सकता है। इतना वो नहीं सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं है। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। एलोजेनिक की सबसे पहली बात क्या है कि डोनर सोर्स अदर देन सब्जेक्ट, मतलब जो बंदा है जो ब्लड जो बन मेरे को देने वाला है वो डिफरेंट है, लेने वाला क्या है? डिफरेंट है, दोनों अलग अलग होते हैं। बट मे बी जेनेटिक रिलेटेड मीन्स ये आपका क्या हो सकता है? आइडेंटिकल सिबलिंग हो सकता है, या क्या हो सकता है आपके लिए सिबलिंग हो सकता है, तो वो क्या हो गया? जेनेटिकली रिलेटेड। और ऐसा भी हो सकता है कि जो बंदा आपको देने वाला है वो आपका कोई भी लिंक उससे ना हो। बट अगर कोई भी लिंक नहीं है तो उसमें बोन मैरो रिजेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर सेकंड फीचर क्या होती है? लैप्स एक डिफेक्टिव होस्ट मैरो इम्यून सिस्टम विद नॉर्मल डोनर मैरो और इम्यून सिस्टम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका हम क्या करते हैं? वो रिप्लेस करते हैं किसको? जो वहाँ पर डिफेक्टेड बोन मैरो है या फिर इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होती है डिग्री ऑफ HLA मैचिंग। यहाँ पर जो पेशेंट और डोनर है और रिसिपेंट है दोनों में HLA की मैचिंग कितनी हो रही है उस पर यहाँ बहुत सारे यहाँ चीज़ें डिपेंड करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल बोन मैरो जो हम इसमें कर रहे हैं उसका जो रिसिपेंट है डोनर है HLA की मैचिंग हो रही है किस लेवल की हो रही है? उसमें 10 मैचिंग हो रही है, 6 मैचिंग हो रही है या 4/6 मैचिंग हो रही है। ये क्या होता है मैं आपको फर्दर बताऊंगा। इसलिए मैचिंग करते हैं 6/6, 4/6 और 10/10, ठीक है। अब सेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ डोनर। सो जब भी डोनर का सिलेक्शन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? हमेशा HLA मैनेज करते हैं। आइडेंटिकल सिबलिंग इज बेस्ट, मतलब अगर वो आइडेंटिकल सिबलिंग है तो बेस्ट। उसमें क्या होते हैं? मिनिमम चांस होते हैं बोन मैरो रिजेक्शन के, ठीक है। अब HLA के जो एलील होते हैं तो कितने होते हैं? HLA, B और DR। तो इसके कितने? 3 है, इसके 2 क्या रहेंगे? एलील रहेंगे। तो इसके जो वो जीन है वो कितने हैं? A, B एंड DR। इसके 2 एलील प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? 6 एलील हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ में इसलिए हम बोलते हैं इसको मैच को क्या बोलते हैं? हम 6/6 मैच बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? हम कंप्लीट मैचिंग रिलेटेड, अगर हम मैचिंग हो रही है और अगर वो रिलेटेड में मैचिंग हो रही है, आइडेंटिकल सिबलिंग में मैचिंग हो रही है, एक बार बंदा है जिसमें भी मैचिंग हो रही है 6/6, तब भी हमको रिलेटेड जो सिबलिंग है उससे लेना बेटर होता है। बिकॉज उसमें क्या हो जाता है? जो माइनर एंटीजन है वो उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो हमको इम्यून सप्रेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। सो इवन 6/6 मैचिंग अदर पेशेंट से हो, अदर रिलेटिव से हो रही है, देन बेटर टू चूज सिबलिंग, ठीक है। रिलेटेड सिबलिंग हमेशा बेटर होता है देन अनरिलेटेड डोनर से। देखो ये सिंपल है, यहाँ थ्योरी नहीं है, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये अब अपने पास यहाँ पर कितने जीन है? यहाँ पर HLA, D, B एंड DR। इसके 2 एलील है तो इससे क्या हो गया? 6/6। अगर 6/6 से और क्या आइडेंटिकल वो सिबलिंग है देन इट इज बेस्ट। बट अगर हमारे पास आइडेंटिकल सिबलिंग अवेलेबल नहीं है देन हम क्या करते हैं? इसमें तो 2 बार हम जिनको जोड़ते हैं वो क्या जोड़ते हैं? DQ एंड C, HLA C एंड HLA DQ। सो HLA जो DQ है और यहाँ पर क्या C है, इसकी भी हम मैचिंग करते हैं। तो अगर पेशेंट रिलेटेड नहीं है, मतलब उसका वो नहीं सिबलिंग रिलेटेड, वो सिबलिंग नहीं है, देन हम क्या मैच करते हैं? 10/10 मैच करते हैं। अगर जब तभी हम वो करेंगे जब मैचिंग क्या होगी? 10/10 मैचिंग होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनरिलेटेड। अब हमारे यहाँ पर थर्ड का कॉर्ड ब्लड है। कॉर्ड ब्लड में क्या रहता है कि जो यहाँ T सेल है वो क्या रहते हैं? उनके अंदर जो T सेल होते हैं वो क्या होते हैं? उनके सुनेमो होते हैं। डी नेवो मीन्स उनके पास इम्यूनोजेनिक जो पावर है उनके पास अभी अचीव नहीं किया है। जब वो पेशेंट के अंदर जाएंगे तो ग्राफ्ट वर्सेस जो होस्ट डिसीज होती है वो वहाँ पर नहीं होती है, वहाँ उसकी संभावना क्या होती है? बहुत कम होती है। तो अगर स्पॉट रिलेटेड अनरिलेटेड है, तो अगर 6/6 भी है
तब भी वो क्या है, अच्छी बात है, गुड है। इवन 60/4 भी है तब भी हम उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट हैं उनके अंदर अभी तक इम्यूनोजेनिक पावर नहीं है, वो डी नेबो है। उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, कॉर्ड ब्लड की कंडीशन में हम 4/6 को भी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर जो टी सेल है वो नाइव है, इसलिए यहाँ पर रिस्क ऑफ ग्राफ्ट वर्सेस वो डिसीज है वो क्या है, वेरी लेस है। अब हम क्या करना है हमारे पास, सॉरी, हम क्या, अब क्या हम कलेक्शन ऑफ स्टेम सेल। अब हमारा हमने अभी तक हमने बेसिक बात करी थी कि हमारे को हम क्या हमको आइडेंटिफाई क्या करना था। पहले हमने क्या स्टडी किया कि कौन कौन से परसेंटों में हम इसको दे सकते हैं। सेकंड क्या है, हम किस किस से उसको हम ले सकते हैं, ठीक है, डोनर को हम सिलेक्ट किया है। और थर्ड स्टेप क्या है, हमको क्या करना है, स्टेम सेल कलेक्ट करना है डोनर से, ठीक है। तो डोनर से जो हम कलेक्ट करना है उसमें हम क्या करते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, बोन मैरो से ले सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड से ले सकते हैं और कॉर्ड ब्लड से ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, पहले हम इसके बेसिक बात करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं बोन मैरो में, पेरिफेरल ब्लड में एंड कॉर्ड ब्लड में। उसके बाद हम उस क्लिनिक तो हम कंपेयर करेंगे तीनों में, क्या किसका फ़ायदा क्या है, किसका नुकसान क्या है, कौन से कब क्या प्रेफर करना है। पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पेरिफेरल ब्लड। पेरिफेरल ब्लड क्या होता है, उस सोर्स एंड वो होता है, क्या होता है, पूल होता है किसका, स्टेम सेल का। स्टेम सेल का सबसे ज़्यादा नंबर होता है, कहाँ पर होता है वो, पेरिफेरल ब्लड में होता है, ठीक है। एंड सबसे नंबर कम होता है वो कहाँ होता है, कॉर्ड ब्लड में होता है। तो ऑब्वियस है कि बोन मैरो क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। देन अगर इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है तो यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट रैपिड इन ग्राफ्टमेंट ऑफ बोन मैरो, मीन्स जो इसमें ग्राफ्ट होने के जो चांस हैं बहुत हाई रहते हैं, प्लस क्या होता है, रैपिड होता है। यहाँ पर जो पैनसाइटोपिनिया आता है वो क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है, और इसमें पेशेंट का फेल्यूर के चांस क्या होंगे, लेस होंगे, ठीक है। देन और सबसे कम नंबर किसमें था, कॉर्ड ब्लड में। देन जो उसमें जो उस कॉर्ड ब्लड में बोन इनग्राफ्टमेंट होता है वो क्या होता है, स्लो होता है और उसमें इनग्राफ्टमेंट फेलियर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसमें सेकंड जो फीचर है वो है हमारे पास क्या, टी लिम्फोसाइट। यहाँ पर जो भी हमारा हम किसी को बोन उसको दे रहे हैं वो क्या रहता है, उसके बोन मैरो को हमने क्या कर ख़त्म कर दिया है, हम बोन मैरो क्या उसको टी सेल दे रहे हैं, वो क्या होते हैं, इम्यूनिकली कॉम्पिटेंट होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, पेशेंट में जाते हैं, वो क्या करवाते हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज करवाते हैं। अब पेरिफेरल टी सेल में क्या हो, पेरिफेरल ब्लड में क्या होता है, टी सेल सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर वहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज होने के चांस भी क्या है, सबसे हाई है। और इसके अदर थिंग क्या बात करते हैं, उस कॉर्ड ब्लड में क्या होता है, टी सेल है ही नहीं, तो वहाँ पर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज होने के चांस क्या है, वेरी वेरी लेस। यहाँ तक बात करते हैं बोन मैरो की, ये कहाँ पर आएगा, इन बिटवीन, ठीक है, इतना सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोन मैरो पर आते हैं। सो बोन मैरो के लिए सिंपल क्या करना है हमको, इसका सबसे क्लीनेस सोल्स को हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, इलियक कैरेट से कलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस यहाँ पर क्या होता है, डोनर अंडर जीए पेशेंट को हम क्या देते हैं, तो जीए देते हैं, यहाँ पर क्या देते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। बिकॉज यहाँ पर हम बोन एस्पिरेट नहीं कर रहे हैं, हमको उससे कम 2 बैग या उससे ज़्यादा बोन कलेक्ट करना है, तो हमको उसको बार बार वहाँ से बोन मैरो वहाँ से लेना है। तो हम लोकल जी दे के नहीं ले सकते, बिकॉज हमको नेक्स्ट 40 आवर तक हमें क्या करना है, नेक्स्ट 40 मिनट तक क्या करना है, बोन मैरो को वहाँ से बार बार कलेक्ट करना है। पेशेंट को या तो हम जी में देते हैं, जिस पेशेंट को कोई एंजाइटी ना हो, पेशेंट हेल्प लेना, या फिर उसको हम क्या देते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं और पेशेंट्स को कर सकते हैं। हमें कितना कलेक्ट करना होता है, आप सोचिए, ये कितना है, 10 to 15 ml पर kg, ठीक है। अब अगर आपको लेना है, एक पेशेंट का वेट मान लो कितना है, 6 kg है, 60 kg है, उसका जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 600 ml आपको वो चाहिए, क्या चाहिए, तो आपको बार बार वहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा। और इसमें जो वॉल्यूम रखते हैं कि जो मिनिमम किसका, चाहे उसका डोनर का है या रिसिपिएंट का है। फॉर एग्जांपल अगर रिसिपिएंट का वेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, जो डोनर है वो क्या यंग है, उसका वेट कम है,
देन अपने को जो टारगेट वॉल्यूम हो सके उसको हम अचीव एक बार में ना भी कर सकें, देन हमको सेकंड अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। सो इतना ह्यूज अमाउंट में हमको बोन मैरो चाहिए होता है, ठीक है। देन ये क्या होता है यहाँ पर, इसलिए हमको आप यहाँ पर देखें 50 to 100 एस्पेक्ट करना, मतलब आपको कम से कम 50 टाइम्स तो करना ही पड़ता है, आपको 100 टाइम्स तक एस्पेक्ट को करना पड़ सकता है। और यहाँ पर आप जो आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन का जो उसका सेल का प्रेजेंटेशन है वो कितना है 2 × 10⁸ न्यूक्लियोटाइड सेल पर kg बॉडी वेट, ठीक है। इसको इसका में कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, जो पेशेंट बोन मैरो देने आता है उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, अनलेस अनलेस तो क्या ना हो जाए, एनेस्थीसिया कोई कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप नहीं हो। इटसेल्फ बोन मैरो डोनेट करने से कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होता है, ठीक है। अब इसका मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ। City blood cell collection, One bone minute. marrow How it goes, I might put myself forward to be a donor again. It Infused really blood. affects me. I नहीं, think नहीं। 2 days bone in marrow hospital हाँ, away infused bone marrow. sir infused IV Around करते aesthetics, so I continuously हाँ ऐसे ये and बताओ। it put 2 needles into my lower back, either side of my back, my pelvis, and they simply draw away bone marrow. The operation takes 40 minutes up to an hour. It's relatively short. I think afterwards, depending on how it goes, I might put myself forward to be a donor again. It can really affect me. I mean, it's 2 days in hospital. For such a small amount of time, you're fixing someone's complete life. I'm just looking forward to allowing out for the opportunity to have me done it. It's quite amazing, to be honest. I stay one night in hospital and I go into theatre at 7 o'clock the next morning. I'm given general anaesthetic, so I'm completely asleep, and they put 2 needles into my lower back, either side of my back, my pelvis, और उसमें ऑटो लोग में एक बार and आपने they किसी simply चीज़ draw छोड़ away दिया bone marrow. फिर वो अपने आप The ब्लड operation बॉल में सक होता है, takes कुछ बार बार आपको 40 नहीं minutes ऑटो up लॉक to an hour. It's relatively short. I think depending on how it goes, I might put myself forward to be a donor again. It doesn't really affect me. I mean, it's 2 days in hospital. For such a small amount of time, you're fixing someone's complete life. I'm just looking forward to allowing out for the opportunity to have a new immune system, really. My work after was about 8:30, and it was all done. Everything was complete, so I don't remember anything. I wasn't in agony at all, it was fine. ठीक है। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल ब्लड। पेरिफेरल ब्लड में क्या है, स्टेम सेल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बट इसका जो नंबर होता है वो क्या होता है वेरी लेस, 0.1%। और जो यहाँ पर 0.1% का स्टेम सेल है, इसको हम क्या करना है, इसके नंबर को हम क्या करना होता है इंक्रीज़ करना होता है। अगर हमको नंबर को इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करते हैं, उसको 4 to 5 डेज तक कर देते हैं, उसको कॉलोनी एक्यूमुलेटिंग फैक्टर देंगे, ग्रोथ फैक्टर देंगे। उसमें बोथ आते हैं, GA हो गया, GM हो गया, इंटरल्यूकिन का 3 हो गया, इंटरल्यूकिन क्या हो गया 6, ये 4 to 5 डेज तक हम देते हैं। आइडियली हमको क्या करना होता है, फ्लो साइटोमीटर से उसका क्या करते हैं CD34 काउंट करते हैं, काउंट एडिक्वेट हुआ है नहीं हुआ है। बट प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का पर डे ब्लड सैंपल लेते हैं, उसका काउंट देखते हैं। अगर एक जो भी डोनर है उसका काउंट अगर 60 TLC काउंट 60,000 पहुँच गया है, इसका हम मान के चलते हैं उसके बोन मैरो में क्या हो गए हैं सफिशेंट स्टेम सेल एजेंट होंगे, रफ एस्टिमेट रहता है। सो अगर उसका जो काउंट करते जाते हैं, जब उसका काउंट 60,000 हो जाता है, देन उसको हम स्टोमेटिक फैक्टर देना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसका बोन मैरो को हम पेरिफेरल ब्लड को हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ कॉलोनी स्टोमेटिक फैक्टर, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक और फायदा होता है। कॉलोनी स्टोमेटिक फैक्टर क्या करते हैं कि जो स्टेम सेल है वो क्या हुआ स्टोमा से अटैच रहते हैं, बट ये यहाँ पे क्या रीच करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये प्रोटीन एंजाइम है, ये क्या करेगा स्टोमा और जो उसके स्टेम सेल का जब जॉइंट था वो कनेक्शन था उसको क्या करेगा, उसको लूज कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे जो स्टेम सेल्स थे बोन मैरो को छोड़ के कहाँ पर आ जाएंगे, पेरिफेरल ब्लड में आ जाएंगे। तो इसका एक वो क्या सेकेंड बेनिफिट है। प्लस इसको हम काउंट किससे करते हैं, CD34 काउंट, इसका हम काउंट करते हैं बाय फ्लो साइटोमीटर, ठीक है। और इसका टाइमिंग का क्या करते हैं हम, इससे हम उसका जो टाइमिंग करते हैं कि हमको बोन मैरो कलेक्ट कब करना है, जब उसको CD4 काउंट करते हैं तो उससे हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
इसमें जो कंसंट्रेशन होता है CD4 का कितना होता है 2 to 50 cells per microliter of blood। तो जो CD4 का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है उस समय वो होना चाहिए पर का ब्लड में 2 to 50 सेल पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, अब इसका वो क्या है कॉमन साइड इफेक्ट का थेरेपी क्या है बॉन पेन माइल्जिया एंड क्या होता है मैं समझ इसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन क्योंकि क्या हो रहा है हमने इसको क्या दिया कोलोन स्टिमुलेटिंग फैक्टर दिया है, इसको क्या होगा उसके बोन मैरो एक्सपांड करेगा। तो जैसे हमको ल्यूकेमिया में पेन होता है जैसे यहाँ पर पेशेंट में क्या हो सकता है बोन पेन हो सकता है, उसको आपको क्या करना है बोन पेन को और माइल्जिया को आपको क्या करना है उसको सिम्प्लीमेंटली उसको ट्रीट करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें हम प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। अगर हमको उसको प्रिजर्व करना है तब कॉमनली हम क्या करते हैं हम कलेक्ट किया और सेम डे हम उसको क्या कर देते हैं उसको रिसिपिएंट को उसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, हमें स्टोर करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, देन इसका जो वो होना चाहिए जो एक किसी पेशेंट को देने की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 2.5 × 10⁻⁶ पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम इसी रिसिपिएंट को देते हैं। उसका जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें इतनी अमाउंट में सेल मास चाहिए होता है, जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसके सेल मास को डिसाइड करते हैं। ठीक, ये आइडियल है। अगर इसमें अगर हमने लिया है और हमें लगता है हमारा वॉल्यूम कम है तो उसको मुझे अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम क्या है कॉर्ड ब्लड जो होता है उसमें क्या रहता है जो वो रहते हैं स्टेम सेल रहते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है भाई, उसके जो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कितना होता है 50 ml। सो एज एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती है लेस हो जाती है, इसलिए वहाँ पर चांस ऑफ इंगेजमेंट रहते हैं। और पेरिफेरल ब्लड में क्या हो रहा है हमारे पास वॉल्यूम क्या है सफिशेंट है, इसलिए यहाँ पर एब्सोल्यूट जो वैल्यू है किसकी उसके सेल मास है स्टेम सेल का वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इंगेजमेंट होने के चांस ज़्यादा हाई रहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ठीक है इसमें क्या होता है हेमाटोपोइएटिक से मोर रैपिड एंड प्रिडिक्टेबल, इसमें मोर रैपिड होता है बिकॉज प्राइमरी रीजन क्या है यहाँ पर स्टेम सेल ज़्यादा है और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 1 हफ्ते में होगा 2 हफ्ते में होगा 3 हफ्ते में, जो उसको टाइम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 3 वीक के बाद न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ना चालू हो जाएगा। बोन मैरो का इंक्रीमेंट हो रहा है कि हमको पता कैसे चलता है जब उसमें न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है इसमें एक और फायदा होता है इसमें क्या हो रहा है कि जो बोन मैरो एनवायरनमेंट है वो फास्ट हो रहा है तो आपको जो सपोर्टिव थेरेपी देना है वो क्या हो जाती है वो भी आपकी लेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपको इसमें क्या देना होता है रेड ब्लड सेल आपको देना होता है प्लेटलेट आपको ट्रांसफ्यूज करना होता है, ये सब क्या हो जाता है ड्यूरेशन में शॉर्ट हो जाता है, इसका एक फ़ायदा है। और इम्यून कंसेप्ट मतलब उसकी इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो बेटर होती है देन अम्बिलिकल कॉर्ड एंड बोन मैरो बिकॉज ऑफ यहाँ पर प्राइमरी रीजन क्या है स्टेम सेल का नंबर ज़्यादा है। इसको करते कैसे हैं सिंपल, हमारी जो मशीन है एफ्रेसिस मशीन है जो आप लोगों ने देखी होगी उसी एफ्रेसिस मशीन के जैसे हम अपने उसके लिए करते हैं प्लाज्मा के लिए करते हैं या अपने प्लेटलेट के लिए करते हैं STP करते हैं, सेम हम क्या करते हैं एफ्रेसिस करते हैं जिसका बोन मैरो के लिए करते हैं और उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो डिफरेंट होता है, बाकी चीज़ें क्या रहती हैं सेम रहती हैं। उसमें उसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट होने से क्या हो जाता है उसकी जो स्पीड है वो सब क्या हो जाती है चीज़ें बदल जाती है। अदरवाइज क्या रहता है सब चीज़ें बकाया जो मशीन है वो क्या रहती है सेम रहती है, ओनली सॉफ्टवेयर क्या होता है उसका डिफरेंट होता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है ऊपर क्या आ गया प्लाज्मा आ गया है, नीचे क्या आ गया है रेड ब्लड सेल। हमको क्या चाहिए स्टेम सेल कहाँ पर होते हैं बफी कोट मतलब बीच में क्या है बफी कोट है, यहाँ से मशीन क्या करेगी उसको सक करके आपको बैग में दे देगी। ठीक है, एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाह रहा था यहाँ पर अच्छा इसको बाद में दिखाता हूँ। अब इसका फायदा क्या क्या है अर्ली डेवलपमेंट require fewer red cell and blood transfusion, it's a short for hospital stay and improve outcome in high risk patient। अगर हाई रिस्क पेशेंट भी है जहाँ पर तो क्या होगा ग्राफ्ट फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पर भी हमको यहाँ पर बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। सो यहाँ पर हाई रिस्क पेशेंटों में हम पेरिफेरल ब्लड को ही
प्रेफर करते हैं कंपेरेटिवली बोन मैरो और क्वाड ब्लड। ठीक है, सो अगले हम बात करते हैं क्वाड ब्लड। क्वाड ब्लड इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, इसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। 42 क्या रहेगा 70 ml रहेगा। ठीक है, इसका लेकिन इसका फायदा क्या है इसमें, यहाँ पर जो फायदा जो रहता है क्या रहता है, खराब पब्लिक इसको हमको क्या करना पड़ता है, ब्लड एक बार आपने क्वाड ब्लड को लिया और आपको उसको क्या प्रिजर्व करना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, जब तक कि आपको फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका सिंपल प्रोसेस जो आप सबको पता है और मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका प्रचार भी है। ठीक है, देन यहाँ पर क्या है, नो रिस्क डोनर है। यहाँ पर डोनर को कोई रिस्क ही नहीं, रिकॉर्ड हम क्या कर चुके होते हैं, जो बेबी उसके पॉट को क्या लंबा अगर आपने किया हुआ है तो बेबी को कोई हार्म होने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये देखो आप नोट करना तो कर लीजिए। तो यहाँ पर नो रिस्क ऑफ डोनर के लिए यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है। अगर आपने क्या किया हुआ है तो स्क्वाड ब्लड को क्या किया प्रॉपरली क्लेम किया हुआ है। ठीक है, आप देख लो हम इसको करते कैसे हैं। एक हमने कर लिया प्लासेंटा प्लस उसका कुछ स्क्वाड लिया, प्लस हमने इसको क्या किया नीचे से उसमें इंजेक्शन लगा के उसमें से उसको हम क्या करते रहते हैं, उसको विड्रॉ करते रहेंगे। ऐसे करके हम इसमें से 50 to 70 ml की ब्लड को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट उसके लिए कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या है, इसका वॉल्यूम फिक्स, हम वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए यहाँ पर जो एब्सोल्यूट मास होगा किसका स्टेम सेल का वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। एडवांटेज जो यहाँ पर इमेच्योर सेल है वो क्या है, उसका रिच सोर्स है। ठीक है, बहुत सारे सेल यहाँ पर हाई कोलोनिक ग्रोथ फैक्टर, यहाँ पर हमको बाहर से ग्रोथ फैक्टर देने की आवश्यकता क्या नहीं होती, नीड नहीं होती है, बिकॉज सेल की अपनी प्रॉपर्टीज में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है ग्रोथ होने की। इंक्रीज सेल साइकिल, और यहाँ की जो सेल साइकिल है उसकी भी क्या रहती है, फास्ट होती है। उसमें सेल जो लोग क्या होंगे फास्ट डिवाइड होगी, प्लस ऑटो की तरह ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, ग्रोथ क्या करते हैं, इट सेल्फ रिलीज भी करते हैं। सो आपको बाहर से देने की आवश्यकता यहाँ पर कम होती है। इंक्रीज टेलोमरेज लेंथ, आपको पता है एक सेल को डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए पड़ता है, उसकी जो एंजाइम टेलोमर उसकी एंजाइम की एक्टिविटी होना चाहिए, जिससे उसकी लेंथ को क्या होती रहे, बढ़ते, तभी क्या होगा सेल फास्टली डिवाइड हो सकती है। जो हम कहाँ देखते हैं कैंसर सेल में देखते हैं, सेम यहाँ पर भी क्या इसके पास प्रॉपर्टी होती है। अगला बेनिफिट क्या होता है इसका 4/6, अगर हम एलोजेनिक में जाते हैं, अगर रिलेटेड नहीं तो 100 10/10 करना पड़ता है या 6/6 करना पड़ता है, बट यहाँ पर 4/6 से भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर इंसिडेंस और सीवियरिटी बोथ, यहाँ पर पहली बात तो चांस कम होते हैं क्या उस ग्राउंड में से डिसीज होने के। सेकंड यहाँ पर क्या होता है, अगर होता भी है तो उसकी सीवियरिटी क्या होती है, वेरी वेरी लेस। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेम सेल पर यूनिट क्वाड ब्लड, जो मैं आपको बता रहा था। जैसे सेकंड क्या है, जो न्यूट्रोफिलिक फेज होती है कॉमन जो न्यूट्रोपिनिया होता है वो क्या होता है, जो कॉमनली क्या होती है 2 to 3 वीक की होती है, बट यहाँ पर क्या हो जाती है वो लॉन्ग हो जाती है, मोर देन क्योंकि 12 मंथ हो सकती है। प्लेटलेट और भी लॉन्ग हो जाते हैं, मोर देन 50 डेज। तो यहाँ पर जो वो ग्राफ्ट होने की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, वो रहती है स्लो होती है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और यहाँ पर बोन मैरो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कंपेयर टू पेरिफेरल ब्लड, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या है उसके जो नंबर होते हैं स्टेम सेल के वो क्या होते हैं, लेस होते हैं, इसलिए। ठीक है, लिखो कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम जो हम बात करेंगे तो हमने अपनी तीनों बातें कर ली, बोन मैरो, पेरिफेरल ब्लड एंड क्या हो गया हमारे पास क्वाड ब्लड। अब हमने पहले क्या था, पहले हमने बात की इंडिकेशन क्या क्या है, फिर हमने बात की डोनर को हमको सेलेक्ट कैसे करना है, फिर हमको बोन मैरो को हम कैसे हम किससे हमको उसको बोन मैरो को हमको लेना कैसे है। ये 5 स्टेप होती है। कौन सी स्टेप है यहाँ पर, 5 स्टेप होती हैं। पहला क्या है, कंडीशनिंग, स्टेम सेल इंफ्यूजन, न्यूट्रोफिलिक फेज, हेलो, सो
तो पहले क्या है, कंडीशनिंग, स्टेम सेल इंफ्यूजन, फिर क्या न्यूट्रोफिलिक फेज, इंग्राफ्टमेंट फेज एंड पोस्ट इंग्राफ्टमेंट फेज। ये 5 फेज होती हैं कोई भी पेशेंट को जब हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। सबसे पहली फेज बहुत क्रिटिकल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइलो एब्लेशन करते हैं। कैंसरिंग माने जो बोन मैरो है उसको हमें क्या करना है, वहाँ से हटाना है और नया बोन मैरो को डालना है। उसके लिए हम इल्यूमिनेट क्या मैलिग्नेंसी, जो भी मैलिग्नेंट सेल्स वहाँ पर हैं उसको क्या करना है, वहाँ से हटाना है। अगर हमारा A+ एनीमिया का है, उसके जो पहले से जो वहाँ पर अपने स्टेम सेल्स हैं उनको वहाँ से रिमूव करना है, बिकॉज हमको वहाँ पर नए स्टेम सेल को रीस्टेबलाइज करना है, ठीक है। और उससे फ़ायदा क्या होता है कि प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ न्यू स्टेम सेल एंड स्पेस क्रिएट। तो यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं हम, जो भी मैलिग्नेंट सेल्स हैं या जो डिफेक्टेड सेल उनको हटाना है। सेकंड, पेशेंट के जब उनके कंडीशनिंग करते हैं उसका क्या हो जाता है, इम्यून सप्रेशन हो जाता है, सप्रेशन हो जाता है। थर्ड क्या हो जाता है, वहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या हो जाए वहाँ पर हम बोन मैरो को स्लो कर सकें, स्टेबलाइज कर सकें, ठीक है। इसका 2 कैटेगरी होती हैं, माइलो एब्लेशन एंड नॉन माइलो एब्लेटिव। अब हम बात करते हैं माइलो एब्लेटिव। सिंपल, यहाँ पर क्या करना है हमको, इलिमिनेट रिड्यूस ट्यूमर लोड। जो भी ट्यूमर लोड पहले से है उसको क्या करना है, हमको वहाँ से हटाना है, ठीक है। या अगर हम उसको पूरा नहीं हटा पा रहे हैं तो दूसरा क्या करना है, हम उसको लोड को डाउन करना है, ट्यूमर का जो मास है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। सेकंड क्या करना है, सप्रेस होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट का इम्यून सिस्टम उसको हमको क्या करना है, सप्रेस करना है। सप्रेस नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा, प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन। बट अगर एक कंडीशन कहानी अलाउ होती है ऑटोलॉगस में, इसकी नीड नहीं होती है। थर्ड क्या है, इसको करते कैसे हैं, बाय कीमोथेरेपी और रेडिएशन और बोथ, ठीक है। कंबाइंड करते हैं तो तीनों को हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। कॉमनली हम जो है रेजिमेंट फॉलो वो क्या करते हैं, हम टोटल बॉडी रेडिएशन, उसको हम रेडिएशन देते हैं, प्लस उसको क्या देते हैं हम साइक्लोफॉस्फामाइड एंड बुसल्फान। ये इसकी नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट फॉर मेंशन किया है। मेडिसिन डिपेंड करता है उसमें क्या रेजिम चल रही है, जो डॉक्टर क्या प्रेफर कर, उसका अपना एक्सपीरियंस क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है। सो इसमें कीमोथेरेपी को हम चेंज कर सकते हैं, बट इसमें हम क्या करते हैं, टोटल बॉडी रेडिएशन करते हैं, रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी, ठीक है। सेकंड क्या करते हैं हम, बकाया मेडिसिन बहुत सारी आती है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। पेशेंट को क्या करता है, टॉयलेट कर जाता है, बट इस कंडीशन पेशेंट क्या होता है, उसका अपना पूरा बोन मैरो क्या हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है, उसके बाद अपनी कोई डिफेंस नहीं है, अपना कोई इम्यून सिस्टम नहीं है, सब कुछ क्या हो जाता है, पैनसाइटोपिनिया हो जाता है, ठीक है। अब नॉन माइलो एब्लेटिव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉन माइलो एब्लेटिव हमने अभी तक बात कर रहे थे कि ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिसीज। ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिसीज में क्या होता है, जो डोनर के जो टी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, जो होस्ट के उसको वो किल करते हैं। इसी चीज़ का हम क्या करते हैं, यहाँ पर फायदा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो क्या है, इसमें हम क्या यूज नहीं कर रहे हैं, कीमोथेरेपी नहीं कर, रेडिएशन नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो कीमो रेडियो के साइड इफेक्ट आने वाले थे वो क्या नहीं होंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। पेशेंट को जो पूरा फेस करना था उसका साइड इफेक्ट उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, लेस टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, इसमें लेस का हो जाएगी, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी भी क्या हो जाएगी, इसमें लेस हो जाएगी, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है। इससे कुछ ड्रॉबैक वही हम बात करेंगे। हाँ, इसको हम क्या कहानी नहीं दिया, जो वो रहते वो ओल्डर पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वेल उनको हम इसमें हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, जो जिनको हम क्या नहीं दे सकते हैं, कीमोथेरेपी नहीं दे सकते, जो पेशेंट कीमोथेरेपी को टॉलरेट नहीं करते हैं, स्पेशली ओल्डर पेशेंट। इसलिए एक ही और चीज़ हम मेंशन करेंगे, जब भी हम कोई भी पेशेंट का डिसाइड करते हैं कि हमको ट्रांसप्लांट करना है, थेरेपी पर रखना है, एज उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। एक तो जो म्यूटेशन है वो कैसा है, प्रोसेस पुअर या गुड पुअर पर है, पहला। दूसरा एज, जितना एज ज़्यादा होगी उतने ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट का चांस कम होते जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को AML हुआ है, वो 25 साल है, हम बिल्कुल जाना चाहेंगे कि उसका ट्रीटमेंट करें, बट अगर एज किसी की 60 साल है, हम ट्राई करेंगे उसको मेडिसिन से ट्रीट करें,
सो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया एज रहता है। एज क्यों रहता है? बिकॉज जो उस प्रोसेस से निकलना होता है, उसको टॉलरेट करने की जो उसमें क्षमता है वो उसमें नहीं होती है। ज़्यादातर पेशेंट माले एब्लेजन में क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो हम करते हैं, इसमें माल एब्लेजन, इसमें यहाँ पर बकाया आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो ये डोनर की टी सेल को इन्फ्यूज़ करते हैं, क्या करते हैं हम, डोनर की टी सेल को हमने सेपरेट किया, इससे लाइटोट्रांसफर मशीन से हम उसको सेपरेट किया एफएसए मशीन से, और जो डोनर के जो टी सेल है वो क्या किए, हम उसको इन्फ्यूज किए। और डोनर के जो टी सेल हैं उनके लिए जो होस्ट के जो सेल हैं, बोन मैरो के स्टेम सेल है, वो कैसे काम करेंगे, एज फॉरेन फॉर बॉडी। हमने इनको बाहर से दिया, वो इम्यूनिटी के लिए कॉम्पिटेंट सेल हैं, वो जाके बोन मैरो के जो अपने सेल हैं उनको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सो हमने यहाँ पर क्या किया, जो इसका ड्रॉबैक 30 सेल का, उसको हमने एज ए वेपन यूज किया, बिकॉज इनका काम क्या है, जो भी सामने मिले उसको मार देना है। जब वो हमारी जो भी रिसिपिएंट के बोन मैरो में जाएंगे, वहाँ पर स्टेम सेल हैं, कैंसर सेल हैं, सबको क्या कर देंगे, मार देंगे। इसमें क्या हो गया, जो कीमो के साइड इफेक्ट थे, रेडियो साइड इफेक्ट थे, वो नहीं हुए, और हम पेशेंट की बोन मैरो को भी क्या कर दी, ख़त्म कर दिया। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है RIC का रिड्यूस इंटेंसिटी रिड्यूस इंटेंसिटी वो कंडीशनिंग, रिड्यूस इंटेंसिटी इसको कंडीशनिंग में बोलते हैं। इस बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इम्यून मीडिएट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट ट्यूमर इफेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, इसका इस प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, माइलो एब्लेजन करते हैं। ठीक है, बाय नॉन माइलो एब्लेटिव कंडीशन में बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम, ठीक है, इसमें ऐसा वो नहीं है, इससे इम्यूनिटी ऑफ द जो रिसिपिएंट इज सफिशिएंट टू अलाउ एलोजेनिक इनग्राफ्टमेंट। ठीक है, इसको इम्यूनिटी को भी क्या करते हैं, सप्रेस कर देता है, जिससे क्या नहीं होता है, बोन मैरो का रिजेक्शन नहीं होता है। अब लेकिन हाँ, इसको हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। अगर जो पेशेंट है उसका जो कैंसर है, अगर बहुत ज़्यादा क्या है, उसका हाई ग्रेड का है, या उसका जो प्रोग्नोसिस है बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस वाला है, तो क्या उसमें हम इसको नहीं देते हैं, बिकॉज वहाँ पर जो वहाँ पर या इसके जो प्रॉपर इफेक्टिव नहीं है। अगर जो ट्यूमर वो एग्रेसिव है, देन ये जो रेजिम है वो काम नहीं करती है, वो उसमें रेजिम फेल हो जाती है। इसलिए उसको हम बहुत ही लिमिटेड यूज करते हैं। पेशेंट ओल्डर पेशेंट है, या फिर क्या पेशेंट जो है वो किसका है, स्लो ग्रेड ट्यूमर, फॉर एग्जाम्पल CLL, और लो ग्रेड NHL, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, या फिर किसी यूज करते हैं इसको हम क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में। अभी हम इसको ट्रायल में चल रहा है फॉर एक्यूट ल्यूकेमिया एंड MDS, बट इसके लिए प्राइमरी हम काम करते हैं CLL और लो ग्रेड NHL के लिए यूज, उसको क्या करते हैं, इसको सब जगह यूज नहीं करते हैं। एग्रेसिव ट्यूमर में इसको यूज नहीं करेंगे। अब स्टेम सेल ट्रांसफर, अभी तक तो हमने क्या बात कर रहे थे, अभी तक हम बात करें कंडीशनिंग की बात कर रहे थे। अब उनको क्या करना है, बोन ट्रांसप्लांट करना है, बहुत सिंपल है। कॉमनली 1 आवर में प्रोसेस क्या हो जाती है कि पूरी हो जाती है। ठीक है, पेशेंट को ज़्यादा कुछ जो रिसिपिएंट कुछ करना नहीं है, हमको उसको सिर्फ पैरासीटामोल देना है, और क्या देना है, डायफेनाहाइड्रामिन देना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, वो लगा सेंट्रल कैनुला लगा के उससे हमको क्या करना है, इसको ट्रांसफ्यूज करना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत ही जैसे किसी पेशेंट को हम ब्लड दिया करते हैं, सेम हमको बोन मैरो इसको देना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, एनाफाइलेक्सिस, वॉल्यूम ओवरलोड, ये भी बहुत कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है, ये भी सब क्या है, रेयर साइड इफेक्ट है। क्या, एनाफाइलेक्सिस, वॉल्यूम ओवरलोड, या ट्रांजिएंट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, ये भी क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, इसका रेयर कॉम्प्लिकेशन है। ये आप लोगों के लिए ना उसके लिए है कि केवल को दिखाने के लिए समझना, आप लिखो मत उसको। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिसको हम जो हम स्टेम सेल का जो मास हो उसको हम काउंट करते हैं, तो इसका बहुत ही बड़ा होती है ना, कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, जो कि अब अपनी समझ के बाहर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रोपिनिक फेज। पेशेंट की जो डेथ होती है, कॉमनली क्या होता है, पेशेंट वहाँ से तो आपने रेडिएशन दिया, पेशेंट माइलो एब्लेजन किया, पेशेंट वहाँ बच जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है पेशेंट कहाँ पर होता है, न्यूट्रोपेनिक फेज। मोस्ट ऑफ द पेशेंट की जो डेथ होती है वो कब होती है, न्यूट्रोपेनिक फेज में, बिकॉज
इसके पास अब अपना कोई भी इम्यून सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये पूरा क्या वो ससेप्टिबल है किसके लिए? इन्फेक्शन के लिए। सो ये मोस्ट क्रिटिकल फेज होती है। अगर पेशेंट इससे बाहर निकल गया देन वेरी हाई चांस कि वो क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर इसमें वो इससे बाहर नहीं निकल पाए तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, ठीक है। नो इफेक्टिव इम्यून सिस्टम, इसके पास कोई इफेक्टिव इम्यून सिस्टम होता ही नहीं है। और ये क्या होता है? ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक दिया करते हैं प्रोफाइलेक्टिकली, जो क्या कवर करते हैं? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों को क्या करते हैं? कवर करते हैं। ठीक है। फंगल इन्फेक्शन के चांस भी होते हैं, बैक्टीरिया वायरस के तो होते ही हैं, स्पेशली बिकॉज कि हम क्या करते हैं? बहुत एंटीबायोटिक दिया करते हैं। एंटीबायोटिक किससे क्या होता है? एक जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है वायरस और फंगस के लिए, वो क्या अपने बैक्टीरिया मार दी और जो फंगस है उसका कोई भी कॉम्पिटिशन खत्म हो गया है तो उसके चांस क्या हो जाते हैं? हाई हो जाते हैं। इनग्राफ्टमेंट फेज, इससे पहले हम एक बात करेंगे, इसी में एक आपको वीडियो दिखाएंगे यहाँ पर ना। तो इसमें वो CNV के लेवल्स चेक करते रहते हैं। सेम मतलब CNV के लेवल्स, साइटोमेगालोमाइटिस, हाँ वो चेक करते RT-PCR होता है। हैं। यहाँ पर जो इसको हम जो वो रिकवरी फेज होती है उसको हम कैसे पता करते हैं? रिकवरी फेज होना चाहिए, इनग्राफ्टमेंट होना फेज हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? न्यूट्रोफिल काउंट 500 पर क्यूबिक ऑन 3 कंसेक्यूटिव डे। अगर न्यूट्रोफिल काउंट 500 आ रहा है तो इसको हम मान के चलते हैं कि पेशेंट को क्या हो गया? इनग्राफ्टमेंट हो गया है, पेशेंट में रिकवरी होने लग गई है। ठीक है। कि लास्ट को 7 डेज, इस पेशेंट्स में क्या रहता है? उसमें 7 डेज तक रहता है। कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। ठीक है। पोस्ट ग्राफ्टमेंट ये क्या रहती है? लास्ट अप टू 7 मंथ तक ग्रेजुअल डेवलपमेंट प्रोग्रेस होता है। इनको जो हमने क्या इम्यून को सप्रेस कर रहा होता है वन जो इसमें टॉलरेंस यहाँ डेवलप चालू होना चालू होता है। इम्यून जो सिस्टम होता है वो भी क्या होता है? यहाँ पर रिकस्टिक होना चालू हो जाता है। प्लस इम्यून का सप्रेशन हमने किया हुआ था वो उसको धीमे धीमे हम क्या करते हैं? बीनिंग ऑफ माने उसकी डोज को कम करना चालू कर देते हैं और पहले पेशेंट में क्या क्या डेवलप होती जाती है? टॉलरेंस चालू होती जाती है। ठीक है। अब हमको यहाँ पर हमको मैनेज क्या करना पड़ता है? क्रॉनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। एक्यूट क्या होता है, क्रॉनिक क्या होता है। अब इम्यून रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। इम्यून रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? इम्यून आफ्टर मालेरिया कंडीशन एंड न्यूट्रिशन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। सो सबसे पहले क्या आता है इसमें? न्यूट्रोफिल का 2 to 3 वीक, मोनोसाइट के 3 to 4 वीक एंड NK सेल इन 30 डेज। सो ये क्या रहता है? इस सीक्वेंस से पहले न्यूट्रोफिल आते हैं, फिर मोनोसाइट आते हैं, फिर NK सेल आते हैं। यहाँ पर इसके बाद क्या आते हैं? लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं। 2 मंथ में लिम्फोसाइट क्या आते हैं? 2 मंथ बनना चालू हो 3 मंथ में क्या आते हैं? न्यूट्रोफिल एंड IG जो IgM को नॉकडाउन होने में टाइम लगता है अप टू 1 ईयर, देन IgA 2 ईयर और CD 8 तो बहुत फास्ट आता है। बस यहाँ CD को कितना लगता है? 1 to 2 ईयर। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 ईयर में पूरा बोन मैरो इनग्राफ्टमेंट होता है। इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस। काउंट है और इतना हमको सेल मास चाहिए होता है तो रिकंस्ट्रक्शन जो पहले ही बता चुके दोबारा लेकर बता रहे वही बात। इसमें हम क्या करते हैं? थेरेपी ग्राफ्ट, इसमें हम क्या करते हैं? थेरेपी देते हैं, इम्यून सप्रेशन करते हैं जिससे क्या ना हो? ग्राफ्ट का फेल्यूर ना हो, प्रिवेंट ग्राफ्ट बस वो डिसीज। प्लस क्या करते हैं? हम एडुकेट इम्यून सप्रेशन प्लस क्या करते हैं? टाइप ऑफ कंडीशन यहाँ रेजिमेंट डिपेंड करता है। अब क्या यहाँ पर क्या? ग्राफ्ट वर्सेस ट्यूमर इफेक्ट सेम जो हम डिस्कस कर चुके हैं वही यहाँ पर रिपीटेशन है, कुछ नहीं है। ये आपको ऑटोलॉगस में नहीं मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा? ये आपको ऑटोलॉगस में नहीं मिलेगा, सर आपको ब्लड में भी नहीं मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा? हेलोजन
स्टेम सारे सेल सेम यहाँ पर क्या होते हैं, जो यहाँ टी सेल होते हैं और जो NK सेल होते हैं वो जाके क्या करते हैं, होस्ट में जाके इसके सेल को मार देते हैं। बस इसका वही है, ठीक है। इसको वर्ष में कुछ खास नहीं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पेशेंट को अपना सपोर्ट क्या क्या करना है, ये तो हम सारी बात कर चुके हैं कि क्या इंडिकेशन है, कैसे उसको कलेक्ट करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और कैसे वो इंग्राफ्टमेंट होता है, ये सब तो हो गया। लेकिन हमको पेशेंट का डे 1 से लेके पेशेंट के पूरा रजिस्टर होने तक हमको क्या करना है, पेशेंट की सपोर्ट करना है। वो यही सबसे क्रिटिकल फेज होता है। अगर पेशेंट को जो हम बकाया चीज़ें तो अपने आप होना, एक बार आपने वन इंजेक्ट हो गया, वन वो अपने आप सारी प्रोसेस अपने आप होती रहेगी। तो आपको क्या करना होता है, पेशेंट को सपोर्ट करना होता है। सो इतने सारे हमको सपोर्ट करना, वन बाई वन यहाँ पर क्या करते जाएंगे, डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखें वो क्या, यहाँ पर सबसे पहले क्या पेशेंट क्या यहाँ पर क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, फिर प्रोटेक्टिव केयर। यहाँ पर होते हैं HEPA फिल्टर रूम होते हैं। HEPA फिल्टर रूम में क्या होते हैं कि एयर होती है, वो क्या होती है, प्यूरिफाइड एयर होती है। और उसके प्लस जो कमरा होता है उसमें क्या रहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लगे, जो हम जो रूम के अंदर जो हवा जो भी अगर वायरस बैक्टीरिया पहुँच जाते हैं उनको क्या करेंगे, किल कर देते हैं। HEPA रूम होते हैं। आइडियली बोन मैरो हमें क्या करना चाहिए, HEPA रूम में करना चाहिए। बट अपने यहाँ डेली एम्स में स्टडी हो रही है, आज से नियरली 10 ईयर पहले। उनका कहना है कि अगर जो कंट्री है जैसे लाइक इंडिया, जहाँ बहुत रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, आप वहाँ पर नॉन HEPA रूम में कर सकते हो। प्रॉपरली वहाँ पर जो मास्क लगा के जाएँ, वहाँ पर लोग प्रॉपर क्या कहते हैं कि उस गॉन पहन के जाएँ, रूम को 2 दिन 2 बार क्लीन किया जाए, तब हम इसमें कह सकते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। सर सेकंड, अगर आपके पास वो भी नहीं है, OPD भी नहीं करता, OPD बेसिकली इसको कर सकते हो। मोर्टेलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, ऐसा स्टडी में हुआ है अपने एम्स में। बट और आइडियल क्या है, HEPA रूम में पेशेंट को रखा जाना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा HEPA रूम होता कैसे है। The system will be activated by a single key inserted into the wall. Qualitaire presents the respiratory isolation room under negative pressure. Qualitaire provides the fastest and most economical way to create a full negative pressure isolation room system using 3 units. The HEPA-NET for the patient's room, the 350C for the anteroom, the 100C for the washroom. The HEPA-NET will capture air at the source of airborne contaminated particulates above the patient's head, filtering contaminants with a 99.99% headland filter. The surface of the HEPA filter is radiated continuously by a germicidal UV lamp in order to prevent the growth of bacteria and viruses. The HEPA-NET will exhaust some or all of the intake air, depending on the requirements of the installation, in order to maintain the room under negative pressure. The Pressura monitor is installed in the corridor to monitor and display the pressure differentials with its high-precision hot wire technology. Audible and visual alarms will alert personnel in the case of lost negative pressure, and the Pressura will also relay a signal to the HEPA-NET, prompting the fans to run on high speed to regain negative pressure settings as soon as possible. The system will be activated by a single key inserted into the wall-mounted switch in the corridor. This unit is also equipped with a timer that records hours of operation, making maintenance scheduling convenient. The relay box will activate any additional equipment in synchronization with the HEPA-NET in the patient's room, whether it's dampers, extra fans, and more. The Qualitaire system will provide a negative pressure isolation room at low cost that is safe, easy to operate, and easy to maintain. क्या होते हैं, ठीक है। आप HEPA रूम में करना चाहिए, बट आइडियल है। बट अगर HEPA रूम में नहीं भी करते तब भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब बिजनेस एसेट्स जो हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, एक तो मल्टील्यूबल होना चाहिए,
फ्लेक्सिबल होना चाहिए कैथेटर का हम यूज करते हैं, जिससे मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कीमोथेरेपी देने एक बार आपने लगा दिया, उसी से कीमोथेरेपी स्टार्ट किया, उसी से आपने उसको स्टेम से मतलब उस बोन मैरो दिया, उसी से आपको ब्लड की आपको सैम्पलिंग करना है, उसी से आपको क्या करना है एंटीबायोटिक उसको आपको देना है, ब्लड कंपोनेंट आपको देना है और पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है। कैनुला है, इलास्टिक कैनुला है, इसको हम क्या देंगे बीनस असेस करते, कॉमनली हम क्या लगाते हैं इसमें सेंट्रल बेल लगाएंगे, उससे मल्टी लूमन कैनुला उसको हम यूज करते हैं। म्यूकोसाइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है म्यूकोसाइटिस। और इसमें क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, माउथ इंटेस्टाइन, उसके लिए हम सिंपल क्या करना होता है हमको, उसको एक तो हम लोकल एनेस्थीसिया उसको हम देते हैं जिससे हमको दर्द ना हो उसको, और सेकंड हम क्या करते हैं उसमें जो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कर्टन की जो लेयर होती है वो क्या फॉल डाउन होती है, उसको हम क्या करेंगे उसको ले केराटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर देंगे, जिससे क्या होगा उसका नया एपिथेलियम रीजनरेट हो जाएगा। सिंपल है, बहुत कुछ इसमें नहीं है। अब क्या है इन्फेक्शन, यहाँ पर इन्फेक्शन है, इसको क्या इम्पोर्ट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है, सबसे कॉमन कॉज है। क्योंकि जो पेशेंट वो डेथ हुई थी, जो स्टडी की गई थी वो की गई थी 14,000 पेशेंट जिनका क्या किया गया था बोन मैरो 14,000, उसमें नियरली 600 की क्या हुई है डेथ हुई है। जो 600 पेशेंट की जिसमें डेथ हुई है उनका ये रेशो है 36% पेशेंट की डेथ किससे हुई है, रेपिड इन्फेक्शन से हुई है, 30% किससे हुई है, वायरस से हुई है, और 28% फंगाई, 5% पैरासाइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक क्या बोलते हैं एम्पेरिकल थेरेपी देंगे, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव टैबलेट क्या कवर करेंगे। अगर पेशेंट का फीवर परसिस्ट करता है देन हम क्या करेंगे एंटी फंगल स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या आता है एम्फोटेरेसन बी और वेरिकोनाजोल, ये फीवर परसिस्ट, ठीक है। अब क्या ब्लड कंपोनेंट सपोर्ट, बेसिकली हम यहाँ पर कभी भी नहीं दिया करते, ब्लड कभी नहीं देते, हम कंपोनेंट दिया करते हैं आरबी से अलग देते हैं, हम तो क्या सेपरेट देंगे। और अगर वो इसमें भी हम क्या करके देते हैं मिनिमम अमाउंट में जो कि WBC क्या चले जाते हैं ब्लड के साथ उसमें नीचे चले जाते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं ब्लड को क्या करते हैं रेडिएट करके देते हैं, जिससे उसमें जो भी T लिम्फोसाइट है वो क्या हो जाएंगे इनएक्टिव हो जाएंगे। सो आपको ब्लड कंपोनेंट भी क्या करके देना है, उनको रेडिकेट करके देना है। अगर आपने अभी देखा होगा तो अपने यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मशीन था, उसमें ब्लड रख के मशीन में डालना है और आपको वापस निकालना पेशेंट को दे देना है। इससे क्या होगा जो बेसिकली क्या जो T लिम्फोसाइट है वो क्या हो जाएंगे इनएक्टिव हो जाएंगे उसके डोनर के, वरना क्या हो जाएगा अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है ये टर्म आपको उसका नया हो तो क्या बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, ट्रांसफ्यूजन डिसीज की संभावना होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं जो ब्लड हम देने वाले आरबीसी देने वाले हैं उसको हम क्या करेंगे रेडिकेट करेंगे, किससे मशीन में डाल के रेडिएशन से। अब हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर हमको आफ्टर हम क्यों देना होता है बिकॉज ऑफ जिससे क्या हो जो हम बन वहाँ स्टेबलाइज हो सके और वो जल्दी से इनग्राफ्टमेंट फास्टर करने के लिए देते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ कॉर्ड ब्लड दिया है तो उसके अंदर इट्सल्फ प्रॉपर्टी होती है उसके बिना भी क्या हो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। सो हम सिंपल हमको क्या देना होता है हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। अब टॉक्सिलिटी की कंडीशनिंग, जो इससे कंडीशनिंग होती है इसमें सबसे बड़ा कॉमन कंडीशन क्या होता है क्या रेयर है बट डेडली है, मतलब रेयर होता है बहुत रेयर है बट अगर हो गया तो बहुत डेडली है। तो क्या होता है बीनो ऑक्लूसिव डिसीज, इसको ऑफ लिवर में क्या हो जाता है उसको क्या बोलते हैं साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम, साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है फैटल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है टेंडर स्प्लेनोमेगाली इसमें टेंडर हेपेटोमेगाली, इसमें क्या है डायरेक्ट बिलिरुबिन, वेरी हाई एसाइटिस एंड वेट गेन, 4 फीचर होते हैं। और कॉमनली कब होता है फर्स्ट 20 डेज में ही हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है ओनली क्या है सपोर्टिव है। इसमें जिसके मोर चांस किसमें होते हैं पीरियडिक पॉपुलेशन में, पीरियडिक पॉपुलेशन के चांस कितने होते हैं 20 to 40%,
ठीक है, इसके बाद क्या होता है हीमोरेजिक सिस्टाइटिस। आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है इंग्लिश वगैरह में, अगर हम जिस चीज़ को साइक्लोफॉस्फामाइड दिया करते हैं उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, हीमोरेजिक सिस्टाइटिस। उसके बाद क्या सीजर हो सकता है, लंग डिसीज, लंग में कौन हो सकती है, बहुत हो सकती है, रेस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। उसके बाद क्या है, स्किन म्यूकोसल मेमोरी जो आपको बताया, उसमें क्या होता है एलोपेलेसिया, उसके बाल जो हो सकते हैं नेल चेंज एंड और क्या है यहाँ ओरल म्यूकोसाइटिस। ये सारे चेंज कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। ये सब हमको वैसे ही पता है, अगर पेशेंट कीमोथेरेपी किसी को देते हैं तो ये वैसे सब चीज़ें उसमें होती ही हैं। अगर आप इसको हीमोरेजिक इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया करते हैं, मैंसा दिया करते हैं, किसके लिए, हीमोरेजिक सिस्टाइटिस, पीजी वगैरह में पढ़ते रहते हैं। इसमें गलती हो गई है, अच्छा मैसन आगे पीछे ना, वो आगे पीछे हो गया ना, आगे पीछे हो गया, ठीक है। अब क्या है, खाली ग्राफ्ट, ग्राफ्ट खाली होने की चांस वजह क्या क्या होती है, सबसे मेन कॉज क्या होता है, इनएडिक्वेट स्टेम सेल का अगर नंबर कम है तो क्या हो जाएगा, ग्राफ्ट फेल हो जाएगा। इसलिए सेकंड, अगर आपने इम्यून सप्रेशन क्या नहीं किया, प्रॉपर नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, उस ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, और क्या हो सकता है, ग्राफ्ट वर्सेस वो डिसीज हो सकता है। फंक्शनल पोस्ट लिम्फोसाइट विच सर्वाइव आफ्टर कंडीशनिंग, अगर आपने कंडीशनिंग की है पेशेंट की बट वो क्या नहीं हुई, प्रॉपर नहीं हो रही है, फिर भी उसकी हॉस्ट लिम्फोसाइट वो क्या रह गए, बाइबल रह गए, वहाँ बच गए, तो वो क्या करें, ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल है। अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखें आप सबसे पहले क्या करेंगे हैं, हेमोटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर, पेशेंट को हेमोटोपोएटिक क्या ग्रोथ फैक्टर देंगे, एडिशनल इन्फ्यूजन ऑफ स्टेम सेल। अगर हमारा लगता है हमारा बॉडी फैल होने वाला है तो हम उसको एक बार फिर से क्या कर देंगे, स्टेम सेल को उसको फिर से बनाने में ट्रांसप्लांट कर देंगे, जिससे उसको एडिशनल स्टेम सेल को अवेलेबल करा सकें। थर्ड क्या करेंगे, इम्यून सप्रेशन साइटोटॉक्सिक थेरेपी। अगर हमारे इम्यूनिटी की वजह से डेथ हो रहा है तो हम उसको वापस क्या करेंगे, इम्यून सप्रेशन करेंगे, साइटोटॉक्सिक थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज होता है, कितने टाइप्स का होता है, किस टाइप्स का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होता है, वो रहता है विद इन 100 डेज में होता है, स्किन, लिवर एंड जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, उससे फीवर आता है। इसकी जो सीवियरिटी रहती है उसको हम क्या करते हैं, ग्रेड करते हैं, स्किन में कितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसमें जो बिल्कुल उसमें जो वो क्या कहते हैं, लिवर में कितना डैमेज हो रहा है, उसको हम कैसे असेस करेंगे, बिल्डुबिन, उसका बिल्डुबिन कितना बढ़ रहा है, प्लस जीआईटी में उसको डायरिया कितना हो रहा है, जीआईटी को हम कैसे असेस करेंगे, उसको डायरिया कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बेस पे हम इसको असेस करते हैं। ये अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया हुआ है कि आज उसका जो डायरिया कितना, उसको हम असेस करते हैं, उसका बिल्डुबिन कितना बढ़ रहा है कि उसमें, उसके बाद यहाँ पर देखें उस ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 4, यहाँ पर ऐसे स्किन में कितना लेस दैन 20%, 25 to 50%, 50 to 75 या मोर देन 75% स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। इसके बेस पर हम इसको क्या करते हैं, ग्रेड करते हैं पूरा, इसको करते हैं एक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस पोस्ट डिस्को पूरा, जिस पर हम ग्रेड करते हैं, ठीक है। अब आपके क्रॉनिक मोर देन 100 डेज के बाद होता है कॉमनली, ठीक है। और कॉमनली क्या होता है, पहले एक्यूट होता है, एक्यूट के बाद क्या होता है, क्रॉनिक होता है। बट एक कभी कभी डी ना वो भी हो सकता है, ऐसा हॉस्पिटल पर एक्यूट को ना हो और क्रॉनिक फर्स्ट टाइम हो रहा हो, ठीक है। कॉमनली क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की जैसे इसकी वो आते हैं सिम्टम आते हैं, जैसे किसी पेशेंट को क्या हो जाए, हो गया हो ऑटो इम्यून, फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरोडर्मा सिका कॉम्प्लेक्स, एपिडेमिक हेपेटिक डिस्फंक्शन। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के जैसे इसमें सिम्टम आते हैं और फिर इसके सिम्टम नहीं होते हैं। मोटिलिटी कितनी है, आइए 20 to 40% मोटिलिटी है इसमें, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल इम्यून सप्रेशन। इम्यून सप्रेशन करने से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। पहले इम्यून सप्रेशन करते हैं, धीमे धीमे क्या हो जाता है, पेशेंट के अंदर क्या आ जाता है, टॉलरेंस आ जाता है, फिर हम उसकी इम्यून सप्रेशन को धीमे धीमे बिना उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ्ट वर्सेस मोस्ट वन किन में रहता है, ओल्डर में रहता है, HLA मिसमैच में रहेगा।
कहाँ रहता है, HL मिसमैच में रहेगा और ओल्डर पेशेंट में। इसलिए मैं अभी आपको बता रहा था कि हम इसको कॉमनली ओल्डर पेशेंटों में बोन ट्रांसप्लांट करना प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ प्राइमरी रीजन क्या रहता है उसमें इसके चांस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह भी ये कि हम उसमें उसको जो कीमोथेरेपी देना है उसमें हाई इंटेंसिटी से दे नहीं पाते। जब उसको कीमोथेरेपी नहीं देंगे उसमें रिलैप्स के चांस होते हैं और उसमें क्या होता है इम्यून सप्रेशन नहीं होता, तो ग्राफ्ट डिसीज के चांस बढ़ जाते हैं। ये हमारा लास्ट है, वो क्या है कि ट्यूमर रिलैप्स। जो पेशेंट को डिसीज पहले से थी वो क्या आ जाए, वापस आ जाए। एक पेशेंट था AML का, हमने सब कुछ किया, मालूम पड़ा कि उसके 2 महीने बाद वापस AML आ गया, क्या हो गया, रिलैप्स हो गया ट्यूमर रिलैप्स। या पेशेंट मल्टीपल मालूम आ गया था, अपन सारा पूरा काम किया, आफ्टर 2 मंथ के बाद क्या हो गया, पॉसिबल मल्टीपल मालूम वापस आ गया। अगर तो उसमें क्या हो, तो क्या बोलेंगे हम, ट्यूमर रिलैप्स। ठीक है, प्राइमरी डिसीज हो जाती, कम बैक हो जाती है। इससे इसके कॉज क्या क्या होते हैं। फर्स्ट टाइम आपने जब किया डिसीज़ को रिमूव किया, उसमें वो किया था रिमीजन, हो ही नहीं पाया था, आपने उसके पहले क्या कर दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया। या फिर क्या डिसीज थी बहुत एडवांस स्टेज पे थी, फिर भी आपने क्या कर दिया, वो बोन को ट्रांसप्लांट कर दिया। तो थर्ड क्या हो गया, एग्रेसिव डिसीज का जो था, जो उसका पुअर परफॉर्मेंस थी, उसका जो टाइप था बहुत एग्रेसिव ट्यूमर था, देन उस कंडीशन में क्या हो जाता है, रिलैप्स होने की संभावना होती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इन्फ्यूज डोनर T लिम्फोसाइट। जब T लिम्फोसाइट देंगे, आज बाद में इसकी बात कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, हॉस्पिटल में जाके जो उसके इस सेल को जाके मार देगा, उसका ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, और जो DLI का जो इन्फ्यूजन करते हैं, ये CML में बहुत इफेक्ट है। ज़्यादातर पेशेंट को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, कौन, यहाँ पर डोनर T सेल। बट एक्यूट की बात करते हैं, एक्यूट ल्यूकेमिया MDS और मल्टीपल मालोमा में ओनली 30% ही इफेक्टिव है, तो क्या पेशेंट को जो है उसको ट्यूमर को नहीं रोक सकते। थैंक यू।